नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। आपकी फसल की सभी समस्याओं का निदान समय समय पर करते रहते हुए आज एक नई समस्या के निदान के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मेरे कई किसान भाइयों के क्वेश्चंस थे कि भाई आजकल जो डॉक्टर्स हैं, CPRI के वैज्ञानिक हैं, वो आलू के फटने के बहुत कोई और कारण बता रहे हैं। क्योंकि आम धारणा है, हम सभी बहुत ज़्यादातर किसान भाई ये कहते हैं कि भाई आलू जो है बोरोन की कमी से फट जाता है। अगर तो किस भूमि में बोरोन की कमी होती है? क्या हर भूमि में आलू जहां फट रहा हुआ बोरोन की कमी है या और कोई कारण है? तो इन चीज़ों पर आज प्रकाश डालते हैं। आपको बहुत ही अच्छी तरह से मैं बता दूंगा कि आखिर आलू फटता क्यों है, और फटता है या विकृत हो जाता है, टेढ़े मेढ़े गुड्डे गुड़िया टाइप के हो जाते हैं, साइज अनियंत्रित हो जाता है, कहीं उसकी चोंच निकल आई, कहीं तो नियमित साइज बने, सुंदर हो और जो फटे नहीं। इस सब के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्या मात्र बोरोन की पूर्ति कर देने से इन समस्याओं का निदान हो सकता है या और भी कोई कारण है? इन सब को जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक तरीके से देखना होगा किसान भाई। स्किप करके आधी अधूरी जानकारी, क्या कहते हैं, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यानी कि अगर आधी जानकारी हुई या कम जानकारी हुई या कुछ मैंने बताया किसी और संदर्भ में लेकर के बात कर रहा हूं, वो आपने सुन लिया, मुख्य बात रह गई, तो फिर आप जो है अपनी फसल का ठीक से उपचार नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं परेशानी में पड़ सकते हैं। तो कोई भी मेरे पॉइंट को स्किप न करें और पूरी बात को ध्यान से सुने। सबसे पहले बात करता हूं किसान भाइयों कि आलू का विकृत हो जाना, आलू का आधा मोटा आधा छोटा हो जाना और जो है उसकी को कभी कभी फट जाना, ये सारा ही प्रोसेस जो है किन कारणों से होता है और क्या इसको ऐसा होने से रोका जा सकता है, आलू को सुंदर और चमकदार बनाया जा सकता है? तो हम इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैं उन कारणों पर चर्चा करता हूं जिनकी वजह से किसान भाइयों आलू फटता है या विकृत होता है या आधा हिस्सा छोटा और आधा हिस्सा बड़ा, जिसको कहते हैं गुड्डे गुड़िया का व्यंजन, ऐसा होता है। उसमें केवल एक कारण नहीं है, उसमें बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे जो प्रमुख कारण है किसान भाइयों वो है हम अपनी भूमि का अंधाधुंध दोहन जो कर रहे हैं, अनियंत्रित और जो है कॉकटेल बना करके फर्टिलाइजर्स को, विटामिन्स को, हार्मोन्स को और हर्बिसाइड्स को और फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड को फसलों के अंदर दिए जा रहे हैं। खेत को रेस्ट नहीं मिल रहा है, खेत के अंदर पोषक तत्वों की अनियंत्रित उपलब्धता या मैं कहूंगा कमी, अनियंत्रित, वो सब इसके कारण हैं। और किसान भाइयों इन ऐसे ही इसी वजह से अब देखिए प्रमुख कारण के पर मैं आता हूं तो न केवल पोषक तत्वों की कमी, लेकिन कभी कभी पोषक तत्वों की अधिकता, दोनों का असंतुलन होना इसका प्रमुख कारण है किसान भाइयों। दूसरा एक कारण और बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे पूर्व की फसल में आपने क्या किया था और उसमें किन पोषक तत्वों का दोहन किया था। उपयोग का शब्द का इस्तेमाल मैं यहां नहीं करूंगा। उपयोग अगर आप नियंत्रित तरीके से कर रहे हैं तो कोई परेशानी मिट्टी में नहीं आएगी। मैं बार बार कहता हूं, बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि मिट्टी की सेहत खराब होने से क्या फर्क पड़ने वाला है, हमें तो उत्पादन से मतलब है, उत्पादन ज्यादा होना चाहिए और उसमें क्या है क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। हमें जब नुकसान होता है तो कौन से लोग हमें देखने आते हैं? कुछ लोगों का तर्क है, जब मैंने उसको समझाया तो मेरे भाइयों जिस चीज को हम खुद नहीं खा सकते उसको किसी को खिलाने की भी कभी मत सोचिएगा। आप अगर शुद्ध अमृत पीना चाहते हो, अमृत खाना चाहते हो तो अमृत ही खिलाइए, अमृत ही आपको मिलेगा। पृथ्वी गोल है और आलू भी गोल है, जो हम दूसरों को देंगे वो लौट के हमारे पास जरूर आएगा। तो जहर देने की सोचिए भी मत और आप कोशिश करिए कि हम तो अमृत पैदा करेंगे, अमृत देंगे, गुणवत्तापूर्ण फसल देंगे और गुणवत्ता अगर अच्छी रहेगी तो निश्चित रूप से जो समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उनका निदान स्वतः ही हो जाएगा। तो सबसे पहला जो कारण है किसान भाइयों वो है सिंचाई और नमी पर हमें ध्यान नहीं देना। ये एक प्रमुख कारण है। उसके बाद की बात कर रहा हूं तो इसमें क्या होता है, कभी कभी सिंचाई का अंतराल हम लोग समझ जाते हैं कि भाई हमें 15 दिन के बाद आलू में पानी देना है, लेकिन ये सब परिस्थिति मिट्टी की जो संरचना है उस पर भी निर्भर करता है और मौसम का किस तरह का। मान लो आपने तो दिन का ध्यान रखा कि 15 दिन बाद देना है, लेकिन तेज धूप पड़ी, तेज हवा चली, पश्चिमी हवाएं चलती और मिट्टी जल्दी सूख गई और मिट्टी 15 दिन में इतनी कड़क सूख गई कि उधर धूप अच्छी निकल रही है तो फोटोसिंथेसिस बढ़िया हो रहा होगा, मौसम भी ठीक था, उधर सीधा फोटोसिंथेसिस हो रहा था, ऊर्जा नियंत्रित बन रही थी और जो ऊर्जा स्टोर हो रही है वो स्टोर भी नीचे की तरफ चल रहा था स्टोर होने के लिए। तो नीचे जो है
प्रेशर था आलू को बढ़ने के लिए, लेकिन मिट्टी उसको जगह नहीं दे रही थी क्योंकि आपकी कठोर हो चुकी थी, उस समय नमी बची नहीं थी मिट्टी में। इधर अचानक जब आपको पता चला अरे मिट्टी तो सूख गई और आपने तुरंत तेजी से ज्यादा पानी लग गया, उसमें नमी ज्यादा हो गई। तो यहां पर जो शब्द है वो है ऑस्मोटिक स्टॉक। अंदर से प्रेशर लगा, पहले दबाव था और अचानक दबाव कम हुआ, आलू फटना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसमें आलू की जो स्किन है ऊपर वाली वो कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की कमी से ही कमजोर होती है किसान भाइयों। और वो दो पोषक तत्व जिनकी वजह से स्किन कमजोर थी वो होते हैं कैल्शियम और बोरॉन, जो कल भाई ये कह रहे थे कि बोरोन के लिए मना कर रहे हैं। अगर आपकी मिट्टी में कैल्शियम और बोरोन की कमी है तो पहले से ही उसकी स्किन कमजोर रहेगी, और ऐसी कमजोर स्किन पर जैसे ही ऑस्मोटिक शॉक आएगा, ऑस्मोटिक शॉक यानी कि दबाव जब पड़ेगा तो वो आलू फट जाएगा। या किसान भाइयों जिस स्थान से उसको नमी मिलेगी उस स्थान से बड़ा हो जाएगा और जहां कठोरता मिलेगी उस स्थान से छोटा रह जाएगा। तो इस तरह की वजह से उसके अंदर जो है उसकी विकृत आकृति बन जाती है, वो उसकी बढ़िया सुंदर गोल संरचना बन करके विकृत संरचना बन जाती है। मैं समझता हूं तो आप समझ गए होंगे हमें रेगुलर 65 to 75% की नमी रखनी है, पर्याप्त बना के रखनी है। हमें दिन नहीं गिनने, मिट्टी की संरचना देख करके पानी देना है किसान भाइयों, नहीं फटेगा। इसके अलावा जो दूसरा कारण है पोषक तत्वों का असंतुलन। किसान भाइयों जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग, जब आप जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग करें और मिट्टी के अंदर बोरॉन, कैल्शियम और पोटेशियम की किसी कारण से कमी रह जाए तो भी आलू की जो संरचना है वो विकृत हो जाएगी। और अगर ऑस्मोटिक शॉक हुआ, आलू पर प्रेशर बना, इस तरह की परिस्थितियां बनी तो आलू फट भी जाएगा। दूसरा कारण आपका हो गया। दूसरा क्या तीसरा चौथा कारण है मैं गिनती नहीं गिन रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक तरफ से बताता जा रहा हूं और आपको अनुभव भी कराऊंगा कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। आप अगर विचार करेंगे तो आप जान जाएंगे कभी आपके आलू फटे होंगे तो हाँ ऐसा ही हुआ था। अगली बात किसान भाइयों, जिंक का पहले तो कमी थी और फिर असंतुलित मात्रा में जिंक दे दी। जिंक की कमी या जिंक का ज्यादा होना दोनों ही कारण, इस तरह कैल्शियम की कमी और कैल्शियम का ज्यादा होना दोनों ही कारण हो सकते हैं आलू के फटने के। इसके अलावा किसान भाइयों मौसम में हम बात करें, तापमान ज्यादा था, बुवाई हुई थी, ट्यूबर्स बन रहे थे, तापमान काफी था, मिट्टी अंदर नमी बनी हुई थी, बकायदा ट्यूबर की संरचना बन रही थी। अब आपने पोषक तत्वों का सही तरह से प्रयोग किया, पोषक तत्व थे, फोटोसिंथेसिस हो रहा था, आलू हरा भरा था, पत्ते बढ़िया थे, सुंदर थे, सिस्टम से काम हो रहा था। अब अचानक क्या होता है कि मौसम बिगड़ा और तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नीचे जैसे जैसे जाता है, 5 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर पर जैसे तापमान पहुंचेगा उसकी वजह से भी आलू फटता है किसान भाइयों। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है, अगर आपने उस समय सिंचाई का ध्यान रखा है, आलू में पर्याप्त आलू की खेती में नमी बनी हुई है, तो इस प्रकोप से भी आप बच जाएंगे, आलू नहीं फटेगा। वरना यहां पे भी इस कारण से भी आलू फट जाता है। अब हम किसान भाइयों बात करेंगे अगले कारण की। तो अगले है विभिन्न किस्मों की अनुकूलता। कुछ ऐसी किस्में होती हैं जो उस परिस्थिति के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए जहां पर वो उगाई जा रही हैं, उनकी अनुकूलता नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में भी उनका कभी कभी फट जाती हैं वो लोग। संवेदनशीलता, आलू में विभिन्न तत्वों और मौसम के प्रति संवेदनशीलता होती है। किस तत्व को अधिकता के प्रति या उसकी कमी के प्रति कितना संवेदनशील किस्म में, ये भी उसकी फटने की प्रकृति या उससे भी आलू कभी कभी फट जाता है। अब किसान भाइयों और एक जो प्रमुख कारण ये है, कभी कभी सब कुछ ठीक था लेकिन फसल पर कीटों का प्रकोप हुआ, वायरस का प्रकोप हुआ या किसी रोग से ग्रसित हुई फसल, उस कंडीशन में भी आलू फट सकता है। कभी कभी किसान भाइयों आलू के अंदर वायरस जनित सीड होता है जो हमने लिया, उसके कारण भी आलू फट सकता है। तो इसलिए एक नहीं अनेक कारण है आलू के फटने के, और हमें प्रत्येक कारण के निवारण को बारीकी से समझना होगा और निवारण करना होगा, तभी आपकी फसल को हम सुंदर, स्वच्छ, चमकदार और गुणवत्तापूर्ण बना करके मार्केट में अच्छे पैसे ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों एक जो महत्वपूर्ण कारण है कि इससे पूर्व की फसल में आपने कोई ऐसा हर्बिसाइड प्रयोग किया है जो मिट्टी में उसके तत्व या उसकी जो कण है या उसकी प्रकृति है वो विद्यमान है, और अब आपने आलू की फसल कर दी, तो उस हर्बिसाइड का प्रभाव भी अगर लंबे समय तक रह रहा है तो उसके कारण भी आलू
फट सकता है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। इसके उपायों के मैं साथ साथ बता दिया है कि कभी भी अगर आपको अगली फसल को गुणवत्ता लेनी है तो इस फसल में जल्दबाजी में या तुच्छ रुपयों को बचाने के चक्कर में किसी ऐसे जो शाकनाशी का या हर्बिसाइड का प्रयोग न करें जो अगली फसल को प्रभावित करे। जैसे कि अभी हम बहुत सारे किसान भाई हो पैराक्वेट को प्रयोग करेंगे आलू की जो वेजिटेशन उसको मारने के लिए, या और भी बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करेंगे। तो मेरा यही आपसे निवेदन रहेगा कि उन दवाओं का कहीं ना कहीं मिट्टी में और सीड में प्रभाव बना रहता है। इसलिए आप जो यांत्रिक तरीके से कटवा करके यानी लेबर से उसकी आलू को कटवाने का काम करें। हमारे जो सीड वाले किसान हैं उनके लिए पंजाब में जो सीड की ऊपर जो कटिंग होती है वेजिटेशन की वो होती है 10 से 15 जनवरी तक, और फिर पंजाब से नीचे आते हैं मेरठ की तरफ 15 से 20 जनवरी, और फिर आगरा और इसके आसपास 25 जनवरी के आसपास इसकी कटिंग की जाती है, जिससे कि कीटों का प्रकोप से बीजों को सुरक्षित रखा जा सके और रोग विहीन और बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण बीजों का निर्माण किया जा सके। इसका भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो संक्रमित बीज बनेंगे और वो बीज भी आगे जा करके या तो फटेंगे या अन्य रोगों के वाहक साबित होंगे। तो मेरे किसान भाइयों ये भी आप ध्यान रखें। दूसरा मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि आप बीज खरीदने के चक्कर में बहुत उच्च संस्थानों की तरफ रुख न करके अपने आसपास जहां पर आपकी आंखों के सामने निरोगी बीज हुआ हो और जो जिस क्षेत्र के बारे में मैंने बताया उस तारीख तक उसकी वेजिटेशन को काट दिया गया हो, उस पर कोई कीट का प्रकोप, किसी वायरस का प्रकोप या किसी फंगस का प्रकोप न हुआ हो, ऐसे बीज की बुवाई आप छटने के बाद उच्च दक्षता के साथ कर सकते हैं। आपकी फसल बढ़िया होगी। तो यही मैं कह रहा था किसान भाइयों, कभी कभी भोजन संग्रहण के समय जो परिवर्तन होते हैं, मौसमी परिवर्तन, उसके कारण विकृतियां ज्यादा होती हैं। तो उसका भी आप ध्यान रखें कि जब संग्रहण हो रहा है। इसके अलावा किसान भाइयों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, जैसे कि बताया बोरॉन, कैल्शियम, पोटेशियम, इनकी जो डेफिशिएंसी है उसमें मैं अगर आपको बात बता दूं तो सबसे बड़ी पहली बात मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम जो है कई बार मैं बता भी चुका हूं अपने वीडियोस में कि कैल्शियम सेल डिवीजन को नियंत्रित करता है। नियंत्रित सेल डिवीजन यानी कि ये नहीं कि बढ़ा देगा तो अचानक से तेजी से बढ़ा देगा, तो बढ़ा देगा तब भी एकदम से ज्यादा बढ़ेगा तो ज्यादा फटने के चांस रहेंगे, ऐसा नहीं। नियंत्रित करता है, जहां पर जिस हिस्से में ज्यादा बढ़ रहा था वहां पर कम करेगा और जहां नहीं बढ़ रहा था वहां ज्यादा करेगा। तो एक शेप बनाएगा आपके पोटैटो की। इस विसंगति को जो आपस में जोड़ने का काम करेगा सेल्स को, वो कम करेगा बोरॉन। यानी कैल्शियम ने सेल डिवीजन को नियंत्रित किया, कम या ज्यादा किया, उसको आपस में जोड़ने, सेल्स को आपस में जोड़ेगा बोरॉन, और पोटेशियम इसका सम्मान करेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसकी आवश्यकता है वहां पर पूरा समान रूप से वितरण का काम करेगा पोटेशियम। तो यहां पर किसान भाइयों 3 तत्व प्रमुख रूप से इस डेफिशिएंसी हो जाए या इनकी अधिकता हो जाए, अगर एक की अधिकता हो जाएगी तो दूसरा अपने आप ही सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ी बात कैल्शियम और बोरॉन और पोटेशियम, इन 3 तत्वों का संतुलन पूरी फसल में आप बनाए रखें जब तक ट्यूबर्स का निर्माण होता है, जब तक ट्यूबर्स का विकास होता है और तब तक ट्यूबर्स का फिर पूरी तरह परिपक्वन होता है, तब तक आप इसको बनाए रखें। आपके आलू की सेप, साइज, चमक, गुणवत्ता संपूर्ण बढ़िया तरह से होगी किसान भाइयों। तो इसी तरह से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी स्थिति में किसी भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी न होने दें। अगर मैंने बताया है शुरुआत में आप नाइट्रोजन का संतुलित प्रयोग करें, 40-42 दिन के बाद नाइट्रोजन को न दें खेतों में। उसके बाद किसान भाइयों 42-45 दिन से लेकर के 65 दिन तक NPK 052-34 के साथ हमने बताया था थोड़ी सी मात्रा में आप बोरोन 100 ग्राम के आसपास की बोरोन, 100 से 150 ग्राम बोरोन का प्रयोग करते रहे। इसी पीरियड में एक बार कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों कैलमैक्स गोल्ड नाम से एक उत्पाद आता है, उसका 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। बोरोन 20% आता है हाइड्रेटेड बोरोन, उसका प्रयोग कर सकते हैं 100 से लेकर के अलग अलग समय पर 100, 200 और 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग की जाती है। हमने उसके बारे में अलग से आपको बता रखा है कब कितनी प्रयोग करनी है और इसका आप प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा जब अंतिम समय में NPK 0050 या जो लिक्विड पोटास है या पोटेशियम तत्व के किसी भी रूप में पौधे को दे सकते हैं। एक समय जब आप बुवाई करते हो तो बेसल डोज में देते हो, उसके बाद 60, 65, 70 दिन के बाद इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो NPK 052-34 में 34% पोटेशियम, उसके बाद NPK 0050 में 50% पोटेशियम हम अगर समय समय पर
संतुलित मात्रा में देते हैं तो इन समस्याओं का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा और आपको निश्चित रूप से आपकी फसल गुणवत्तापूर्ण होगी और नहीं फटेगी। तो आप समझता हूं इस वीडियो से निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि फसल में आलू के जो ट्यूबर्स हैं वो क्यों फटते हैं, क्यों विकृत होते हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।